हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम हिंदी पुस्तक दिगंत के गद्य खंड में पेज नंबर 129 में दी गई रचना यानी कि मलय जी की डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन के भाग 3, 4 और 5 पर चर्चा करेंगे। इस डायरी के कुल 12 भाग हैं, जिसका भाग 1 और 2 हमने पढ़ लिया है, जिसमें कि मलय जी ने रानीखेत के प्राकृतिक सौंदर्य को व्यक्त किया है और घुमा फिरा करके अपनी मनोस्थिति भी उसमें बताई है उन्होंने। आज हम मलय जी की डायरी के भाग 3, 4 और 5 के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि कौसानी शहर के बारे में है। कौसानी में जब गए मलय जी, तब उन्होंने वहाँ पर क्या महसूस किया और वहाँ को लेकर उनके क्या विचार उत्पन्न हुए उनके मन में, ये सब इन्होंने दर्शाया है भाग 3, 4 और 5 में। कौसानी उत्तराखंड की एक बहुत ही खूबसूरत सी पहाड़ी जगह है, जिसे गांधी जी ने भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा था। तो चलिए हम फटाफट से अब कौसानी यानी कि मलय जी के द्वारा लिखी गई ये हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके भाग 3 के ऊपर चर्चा करें, जो कि 4 जुलाई 1962 में कौसानी शहर के लिखा गया है। आज भी कोई चिट्ठी नहीं, तबीयत किस कदर बेजार हो उठी है। दोपहर तक आशा रहती है कि कोई चिट्ठी आएगी, पर भारी भारी सी दोपहर बीत जाती है और कुछ नहीं होता। इतनी भी ताब नहीं कि डाक घर में ही जाकर पूछ आऊं। मलय जी यहाँ पर थोड़े से विचलित लग रहे हैं, थोड़े से बेचैन हैं, किसी चिट्ठी का इंतज़ार कर रहे हैं और चिट्ठी अभी तक नहीं आई है। दोपहर हो गई है और उस चिट्ठी के इंतज़ार में उनकी भारी भारी सी दोपहर बीत जा रही है और उनकी तबीयत भी अब बेजार हो गई है। बेजार यानी कि परेशान। उस चिट्ठी के इंतज़ार में उनकी तबीयत परेशान जैसी लग रही है उन्हें, और इसी इंतज़ार में उनकी दोपहर बीत गई और उनमें इतनी सी भी उत्साह नहीं, ताब यानी कि उत्साह, इतनी सी भी उत्साह नहीं है कि वो पोस्ट ऑफिस में जाकर, डाकघर में जाकर पूछ आए उस चिट्ठी के बारे में। अजब सी बेचैनी मन में होती है। उस वक्त सारा परिवेश एक मिटे हुए अक्षर की तरह लगता है, किसी शब्द के बीच एक अक्षर की तरह, जिसके मिट जाने के पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। जिसके मिट जाने से पूरे शब्द का अस्तित्व संदिग्ध हो उठता है। संदिग्ध यानी कि अस्पष्ट। वो चिट्ठी नहीं आई है अभी तक उनके पास, इसलिए उनकी तबीयत बहुत ही परेशान लग रही है और अजीब सी उन्हें बेचैनी लग रही है। और उस वक्त उनका सारा परिवेश और उनका वक्त सब उन्हें धुंधला धुंधला सा लग रहा है, जैसे कि एक वाक्य में लिखे गए किसी बीच के अक्षर के मिट जाने के बाद वो शब्द धुंधला हो जाता है, उसका कोई अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता। उसी तरह से उन्हें अब उनका वक्त और परिवेश लग रहा है। ऐसी मनस्थिति में कुछ काम वैसे भी नहीं होने का। यूं भी पहले ही कौन तीर मार रहे थे। चिंतन और रचना की सब प्रक्रिया कुंठित है। कुंठित यानी कि मंद, उदास। एक आशंका में हरदम झूलता रहने वाला मन, जिसमें हर आहट रहस्यमय लगती है, हर खटका चौंका जाता है। अटखेलियां करती हुई हवा कन्फ्यूजिया सी करती लगती हैं, जैसे मेरे विरुद्ध कोई साजिश ठाने बैठे हैं। उस चिट्ठी के न आने के कारण उनकी मनोस्थिति, उनके मन की स्थिति बहुत ही व्याकुल हो उठी है और उन्हें अब कोई काम में मन नहीं लग रहा है।
उनके चिंता करने की शक्ति और रचना ये दोनों अब कुंठित हो चुकी है, बहुत ही उदास हो गई हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये हवाएं अटखेलियां करती हुई, मतलब कि जैसे चंचल हवाएं, मन को बहलाकर, जो मन को बहलाने वाली हवाएं होती हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके कान में कुछ फुसफुसा कर जा रही हैं और उनके खिलाफ कोई साजिश कर रही हैं। और हमेशा उनका मन आशंका में है कि शायद अब वो चिट्ठी आ जाए, कि अब कुछ हो जाए। इस तरह से उन्हें बेचैनी हो रही है। अब है 5 जुलाई 1962। ये भी कौसानी में ही है, कौसानी में ही लिखा गया है। कल यहाँ के सूचना केंद्र में एक अधेड़ से व्यक्ति ने आकर्षित किया। प्राय वे और मैं एक ही समय शाम को वहाँ अखबार देखने पहुँचते थे। अधेड़ से व्यक्ति यानी कि एक उनसे आधा उम्र का, उनसे बड़ा है वैसा एक व्यक्ति है। और आकर्षित किया उन्होंने उसे कि और वो जो अधेड़ से व्यक्ति के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो दोनों वहाँ समय को, मतलब शाम को वहाँ पर अखबार देखने पहुँचते थे, अपना समय कटाते थे अखबार देखते हुए। कल पुस्तकों के छपने वपने की बात किसी को तेज स्वर में बता रहे थे तो बरबस ध्यान खींचा। बरबस यानी कि न चाहते हुए भी वो किसी को, वो जो अधेड़ से व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं कि वो किसी पुस्तक के बारे में छपने वपने की कुछ बातें कर रहे थे, तभी मल्ल्या जी का ध्यान उनकी ओर खींचा। न चाहते हुए भी बरबस ध्यान खींचा, यानी कि न चाहते हुए भी उनका ध्यान उनकी ओर चला गया, क्योंकि वो तेज स्वर में जोर जोर से बातें कर रहे थे। परिचय पूछा, बलभद्र ठाकुर। और जब परिचय पूछा उन्होंने तो उनका नाम था बलभद्र ठाकुर। नाम से अपरिचित नहीं था। मल्ल्या जी बता रहे हैं उनका नाम उन्होंने सुना था कहीं पर, अपरिचित नहीं थे उनसे, जाना जाना सा लग रहा था उनका नाम। उनकी एक किताब शमशेर जी के यहाँ देखी थी। शमशेर जी जो कि उनके संबंधी है, उनके जानकार हैं, उनके वहाँ उन्होंने उनकी एक किताब देखी थी बलभद्र ठाकुर जी की। मुझे विद्यार्थी जानकर अपने अन्य श्रोताओं को भूल वे धीरे धीरे आत्मश्लाघा के मूड में उतर आए। और जब उन्होंने बलभद्र ठाकुर ने मल्ल्या जी को उस तरह से देखा तो उन्हें विद्यार्थी जानकर उन्होंने अपने अन्य श्रोताओं को भूलकर और अन्य काम भूलकर वो मल्ल्या जी को धीरे धीरे आत्मश्लाघा यानी कि मुंह मियाँ मिट्ठू होना, स्वयं की तारीफ स्वयं करना। तो मल्ल्या जी को देखकर वो अपनी तारीफ खुद ही कर रहे, वो जो अधेड़ से व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसी के बारे में बता रहे हैं कि वो अपनी तारीफ खुद ही कर रहे थे मल्ल्या जी के सामने। मतलब अपनी बड़ी बड़ी सी कुछ बातें, उनकी पुस्तकें छपी होंगी या फिर ऐसा कुछ और भी कुछ अपनी अपनी तारीफ करते हैं, जैसे उस तरह से कर रहे हैं। उनकी पुस्तकों का जनता में कैसा स्वागत हुआ, किस बड़े ओहरेदार व्यक्ति ने पढ़कर क्या कहा, फलाने अंडर सेक्रेटरी उसे मांग कर पढ़ने ले गए तो ऐसी पसंद आई कि लौटाया तक नहीं, आदि आदि के प्रसंग उत्साह से सुनाते रहे। जैसे मैंने कहा कि वो बस अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे थे, स्वयं की तारीफ स्वयं कर रहे थे और मल्ल्या जी को बस यही बता रहे हैं कि कैसे उनकी पुस्तकें छपी और किस तरह से उनका स्वागत हुआ था और किस तरह से एक ओहरेदार मतलब पदाधिकारी, जो कि किसी अच्छे ऊंचे से पद पर नियुक्त होता है, वैसे एक पदाधिकारी ने भी उनकी किताबें पढ़कर उनकी बहुत तारीफ की और उनकी किताबें उन्हें बहुत पसंद आई। ऐसा
और भी बहुत कुछ वो मल्लेश जी को बता रहे थे। सुनकर रस आता रहा। उनके चेहरे की छटा अच्छी लगी। चश्मे के भीतर उनकी आंखें लेखक के सहज गर्व से भर उठी थी। ठिगना गठा हुआ शरीर, रंग सांवले से कुछ अधिक, लुंगी और जैकेट पहने। यहाँ पर उनका पहनावा बता रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं। ठिगना गठा हुआ मतलब छोटे से कद वाला व्यक्ति, छोटे से कद वाले वो व्यक्ति हैं एक, और रंग सांवला है और लुंगी और जैकेट पहने हुए हैं, ऐसे वो व्यक्ति हैं। और इस तरह से उनसे सब अपना वो तारीफ किए जा रहे हैं खुद की। 7 बज रहे थे। खाना भी पकाना था क्योंकि भूख लगाई थी, अतः विदा ली। शाम को घटा उमड़ी और थोड़ी बारिश। इतनी सब बातें करने के बाद फिर शाम के 7 बज रहे थे और उन्हें खाना भी पकाना था। अंततः उन्होंने वहाँ से विदा लिया, वहाँ से चल पड़े। और शाम को घटा उमड़ी और थोड़ी बारिश हो रही थी। शाम को घटा उमड़ी यानी कि काले बादल छा रहे हैं शाम को, और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। ऐसे में क्या हो रहा है, घंटे 1.5 घंटे नेगी परिवार के साथ बिताया। अब कोई एक नेगी परिवार है, उनके साथ उन्होंने घंटे 1.5 घंटे ऐसे बिताए उन्होंने। घर की बूढ़ी माँ जीवट की कामकाजी महिला थी। जिस नेगी परिवार की बात कर रहे हैं वो वहाँ की एक, उस परिवार में एक बूढ़ी सी माँ थी जो जीवट की कामकाजी महिला थी। जीवट यानी कि साहस, हिम्मत वाला, एक हिम्मत वाली कामकाजी महिला थी वो। उनका एक स्केच बिठाकर बनाया और उन्हें दिया। मल्लेश जी एक चित्रकार भी थे, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया है। और इसलिए यहाँ पर इन्होंने अपनी एक कला भी दिखाई कि उस कामकाजी महिला को, हिम्मत वाली जो जीवट यानी कि साहसी महिला को बैठा कर उनका चित्र बनाया उन्होंने, बनाकर उन्हें दिया। उनके मकान का एक रंगीन स्केच बनाया था। जगत सिंह की भाभी ने मांगा तो देना पड़ा। उन्होंने उनके मकान का भी एक स्केच बनाया था, जो एक जगत सिंह व्यक्ति है, उसकी भाभी ने जब मांगा तो उन्हें दे देना पड़ा। मैं रेडियो से गाने सुनता रहा, उधर चाय पानी का प्रबंध होने लगा। वो रेडियो से इधर गाने सुन रहे हैं और उधर घर वाले जो हैं वो नेगी परिवार में जो गए हैं वो चाय पानी का इंतजाम कर रहे हैं। अपनी स्थिति के अनुकूल मेहमान नवाजी का यह भाव मन को अच्छा लगा। मैं उनका सिर्फ किराएदार न था, एक मेहमान भी था। बता रहे हैं यहाँ पर उनकी अपनी स्थिति, वो बहुत ही उन्हें अच्छा लग रहा है, खुश हैं कि वो सिर्फ एक किराएदारी नहीं लग रहे हैं, उनके मेहमान भी थे। नेगी परिवार की जो बात कर रहे हैं वहाँ पर वो किराए पर रहते थे, लेकिन वो उन्हें एक मेहमान नवाजी के मेहमान की तरह उनकी देखभाल कर रहे थे। दुख इस बात का हुआ कि इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं घुला मिला। अब तो शायद परसों तक चल ही देना होगा। अब उन्हें थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि मैं इस परिवार के साथ पहले क्यों नहीं मिला। अब तो उनके जाने का वक्त आ गया है वहाँ से, अब तो वो कल परसों चले ही जाएंगे। मतलब वो अगर और भी आगे मिलते तो ज़्यादा समय उन लोगों के साथ बिता पाते। उन्हें इतनी उत्साह हो रही है उन लोगों के साथ कि वो अपनी ये खुशी के विचार यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों से परिचय। वहाँ के स्कूल के 2 अध्यापकों से उनका जान पहचान हुआ। टिपिकल पहाड़ी जन मतलब विशिष्ट कुछ लोग वहाँ के, जो वहाँ के निवासी थे, सीधे साधे, तरल, बिल्कुल पानी जैसे, जिनमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिख जाए। मतलब इतने सीधे साधे वो जो 2 अध्यापकों से उनका परिचय हुआ,
इतने सीधे साधे थे मतलब बिल्कुल पानी के जैसे कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ उनमें दोनों ही दिख जाए, स्पष्ट रूप से दिख जाए। बुराइयाँ बल्कि कमजोरियाँ कहना अधिक उचित होगा। ऐसी कि प्यार करने की तबीयत हो। बुराइयाँ कहने का मतलब यहाँ पर है कि उनकी कुछ कमजोरियाँ होंगी, जो कि वो अच्छाइयाँ और बुराइयों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बुराइयों का अर्थ उन्होंने बताया है कि ठीक बुराइयाँ नहीं, कमजोरियाँ कहना सही होगा। और ऐसे कि प्यार करने की तबीयत हो, कि इतने अच्छे कि हमेशा उनकी तबीयत बस प्यार करने की हो, अच्छाई ही हो। कुचली हुई आकांक्षाओं के व्यक्ति जो किसी तरह दिन काट रहे हैं। कुचली हुई आकांक्षाओं यानी कुचली हुई उनकी इच्छा दबी सी है, कुचली हुई है। ऐसे व्यक्ति हैं वो जो कि किसी तरह दिन काट रहे हैं। अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे थे, अतः किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं, बस एक रिशन है, एक स्थिर जीवन की चढ़ाई जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है। बोल रहे हैं अधिक बलबूते वाले आदमी नहीं रहे। बलबूते यानी अपने पैरों पर जो खड़ा होता है, आत्मविश्वासी, ऐसे आदमी वो लोग नहीं थे। वो जो जिस दो अध्यापकों की बात कर रही हैं यहाँ पर, वो ऐसे वो आदमी नहीं थे आत्मविश्वासी। वो किसी बड़े सपने के भंग होने का दर्द नहीं, उनमें कुछ भी बस एक रिशन था। उनमें एक बड़े सपने के भंग होने का कोई डर नहीं था। एक छोटा सा रिशन यानी एक छिद्र जो होता है, वैसे ही एक छोटा सा छिद्र के समान था। एक स्थिर जीवन की चढ़ाई थी जिस पर रोज रोज चढ़ने उतरने का अभ्यास हो गया है, और इसलिए वह अखरता नहीं है। उन लोगों के जीवन के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका जीवन इस तरह से हो गया था कि अब रोज का एक ही काम था, चढ़ना उतरना, और उनके कोई भी सपने का टूटने का अब उन्हें कोई डर नहीं था। ऐसे वो दो व्यक्ति थे। पर यह नहीं अखड़ना किसी अंतःस्फूर्ति के कारण न होकर एक अपना ली गई व्यवस्था है, एक अपना ली गई व्यवस्था है। लेकिन यह जो उन्हें नहीं अखड़ता था इन सब चीज़ों से, कि रोज रोज का उनका एक ही काम है, चढ़ना उतरना, और उनके सपनों का कोई अब मोल नहीं है, इस तरह से जो दो व्यक्ति थे उन्हें अब इनसे मतलब नहीं अकड़ता था। इसका मतलब ऐसा नहीं है, इसका कारण यह था कि वो एक व्यवस्था से जकड़ चुके थे वो लोग, और एक समझौता जो बस एक बेबूझ सी सर्द आह छोड़ जाता है, उस पर ठहर कर चिंतन नहीं करता। चिंतन करने की कोई गुंजाइश ही नहीं, सब कुछ यूं ही चल रहा है, बहुत कट गई, बाकी भी कट जाएगी। मतलब इसलिए नहीं अगरता था कि सोचते हैं कि इतना दिन तो कट ही गया, इसके आगे भी जिंदगी कट जाएगी। जैसे कि हम आम भाषा में कहते हैं कि चलो छोड़ो, अब इतने दिनों तक कट ही गई, इसके आगे भी कट जाएगी, अब ये क्या करें वो क्या करें। बस इसी तरह से उन लोगों का भी जीवन हो गया था। कोई भी ठहर कर कोई भी चिंतन नहीं करते थे, कोई चिंतन की अलग से कोई भी चिंता करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बस यही सोचते थे कि इतने दिन कट गया, बस इसके आगे भी कट जाएगा, जिंदगी चल रही है, बस इसी तरह से चलने दे। अब है 8 जुलाई 1962 की, ये भी कौसानी की ही बात है। ये है भाग 5। कल शाम से रोज इसी समय एक बहुत प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बारजे तक आती है, इतनी कोमल और मिठास से लिए हुए कि आंखें खुद ब खुद क्षणों के लिए बंद हो जाती हैं। बारजे यानी कि बरामदा। बोल रहे हैं कि कल शाम से इसी समय बहुत ही प्यारी सी गंध हवा में उड़कर मेरे बरामदे में आ रही है। बहुत ही सुंदर सी
हवा चल रही है मेरे बरामदे में और एक बहुत ही सुंदर सी गंध आ रही है जिसमें से, और इतनी कोमल और इतनी मिठास है लिए हुए कि आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएं। हवाएं उन्हें अपनी ओर खींच रही हैं। इनका कहने का मतलब है कि इतनी कोमल और इतनी छू जाने वाली हवाएं हैं कि जैसे लग रहा है कि आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएं। तो ये थी हमारे भाग 3, 4 और 5 की मलय जी के द्वारा लिखी गई हंसते हुए मेरा अकेलापन पर चर्चा, जो कि कौसानी में इन्होंने लिखा और वहाँ पर दिखा रहे हैं यहाँ पर कि उनके मन में बहुत ही एक बेचैनी है। वहाँ पर जिन लोगों से वो मिले उन्हें कितनी प्रसन्नता हुई और उन लोगों को लेकर इनके मन में जो विचार उठे वो सब इन्होंने व्यक्त किया है। अब इसका अगले भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।